आपको बता दें, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव में अब तक तारीखें आई नहीं हैं, प्रोग्राम बिल्कुल तय नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर अपनी पहली कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में ठीक इसी वक्त तकरीबन 24 घंटे पहले 16 अगस्त की शाम को देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है और अगले दिन यानी आज बीजेपी ने दोनों राज्यों में अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। मिशन 2023 के लिए एमपीसीजी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट पर एक नजर डालें तो मध्य प्रदेश 39 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ में 21 ये आप जान गए हैं। मध्य प्रदेश में 21 नए चेहरों को मौका मिला है, छत्तीसगढ़ में 17 नए चेहरों पर दांव चला गया है। मध्य प्रदेश में 16 पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया है, छत्तीसगढ़ में 4 पुराने चेहरों को मौका मिला है। इसके अलावा पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश से 5 महिला चेहरे हैं और छत्तीसगढ़ में भी 5 महिलाएं इसमें शामिल दिखती हैं। मध्य प्रदेश में एससी वर्ग के 8 सीटों के ऊपर ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ में अभी एससी वर्ग की 1 सीट पर घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश में एसटी की 13 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें ऐसी जिस पर कैंडिडेट सामने ला दिए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी मौका मिला है, जबकि छत्तीसगढ़ में 1 सांसद को टिकट दिया है। तो ये स्थिति है उस लिस्ट की जिसके बारे में आज जब से सूची जारी हुई राहुल, तब से आपने शुरुआत की थी और इसके बाद लगातार हम कंटिन्यू बता रहे हैं कि इस लिस्ट में ऐसा क्या है जिसे कांग्रेस कहती है बीजेपी की हड़बड़ी और बीजेपी कहती है कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है, अभी तो शुरुआत। तो भाजपा की पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश के 39 और छत्तीसगढ़ के 21 उम्मीदवार शामिल हैं। उम्मीद से काफी पहले आई उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में आखिर पार्टी किस रणनीति की तरफ बढ़ रही है, यह मास्टर स्ट्रोक है या हड़बड़ाहट? और इसी के लिए आपको लिस्ट को समझना पड़ेगा, इसके पीछे के गणित को देखना पड़ेगा, वो आप इस रिपोर्ट के जरिए कर सकेंगे। देखें, बुधवार को दिल्ली की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इस बात पर गहन मंथन हुआ कि उन सीटों पर उम्मीदवार पहले घोषित कर दें जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है। इसी रणनीति पर अमल करते हुए मध्य प्रदेश की जिन 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए उन सभी पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर सीटें वो हैं जहां लगातार पार्टी 2 बार हारी है। 39 उम्मीदवारों में से 21 नए चेहरे हैं, जबकि 16 उम्मीदवारों को रिपीट किया है। घोषित उम्मीदवारों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 13, अनुसूचित जाति वर्ग के 8 और 5 महिला कैंडिडेट को मौका मिला है। मध्य प्रदेश के भाजपा प्रत्याशियों की सूची में ध्रुव नारायण सिंह और प्रीतम लोधी जैसे कुछ चौंकाने वाले नाम भी हैं। ध्रुव नारायण सिंह एक्टिविस्ट शैला मसूद हत्याकांड के आरोपी रह चुके हैं, जिन्हें बाद में सीबीआई जांच में क्लीन चिट मिली। बुधवार को शैला मसूद की बरसी पर उनके समर्थकों और परिवार के लोगों ने ध्रुव नारायण सिंह को टिकट न दिए जाने की मांग पर प्रदर्शन किया था। वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले प्रीतम लोधी को भी पार्टी ने टिकट दिया है, जबकि उन्हें अपने विवादित बयान के चलते निष्कासित भी किया जा चुका था। प्रीतम भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के करीबी माने जाते हैं। ये माना जाता है कि उन्हीं के हस्तक्षेप के चलते वो एक बार फिर टिकट पाने में कामयाब रहे। इधर गोहद सीट पर सिंधिया समर्थक रणवीर जाटव का टिकट काटकर पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा के सामने विपक्ष में रहने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए पुराने चेहरों को रिपीट न करने जैसी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने यहां भी नए चेहरों पर दांव लगाया। 21 उम्मीदवारों में से केवल लखन देवांगन ही इकलौते हैं जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। इसके अलावा रामविचार नेताम, विजय बघेल, श्रवण कुमार, देवलाल ठाकुर, ये वो 4 उम्मीदवार हैं जो 2018 से पहले कभी विधायक रहे हैं। इनमें से विजय बघेल मौजूदा सांसद हैं, जिन्हें उसी पाटन सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ मानी जाती है। भूपेश बघेल और विजय बघेल रिश्ते में चाचा भतीजा हैं और पहले भी 2 बार चुनाव मैदान में आमने सामने आ चुके हैं। पहली लिस्ट में 2 ऐसी सीटें हैं जहां से बीजेपी ने अपने 2 पूर्व मंत्रियों चंद्रशेखर साहू और रामसेवक पैकरा का पत्ता काट दिया है। यानी चुनाव से 2.5 महीने पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी कर ये साबित कर दिया कि उसकी तैयारी पुख्ता है और वो एक कदम आगे ही रहना चाहती है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी, भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत प्रदेश चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दौरों की रणनीति अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही। पार्टी का साफ संदेश है कि इस बार वो नई ऊर्जा और रणनीति के साथ चुनावी महासभर में उतरेगी। देखना यह कि कांग्रेस इस मनोवैज्ञानिक दबाव का किस अंदाज में जवाब देती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।
तो राहुल, जैसा हमने इस रिपोर्ट में भी देखा और समझा कि इस लिस्ट के द्वारा बार बार ये एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या भारतीय जनता पार्टी की हड़बड़ी है। हालांकि जिस अंदाज में ये लिस्ट लाई गई है, आप उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगह का तजुर्बा रखते हैं, आपको ही पता है कि ऐसी लिस्ट लाते समय भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर मोदी शाह की जोड़ी का वही प्रभाव, वही इंपैक्ट और वही तरीका दिखता है। वो सरप्राइज एलिमेंट से सबको चौंकाते हैं। तो आज ये हमने देखा तो है शुरुआत में कि थोड़े सब लोग चौंके हुए हैं, पर इस लिस्ट में एक्चुअली क्या है, इस लिस्ट में एक एक नाम पर विश्लेषण बहुत जरूरी है। पर जरा हम कॉम्पैक्ट विश्लेषण करते हैं दोनों प्रदेश की सूचियों पर। हमारे साथ में इस वक्त न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखाजी, जिनको आप चंडू खाने की खबर में अक्सर ऑफिशियल खबरों के होने के पहले वाली असल खबरों के अंदाज में देखते हैं, रोचक अंदाज में देखते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं के पास न्यूज रूम का रुख करते हैं। वरुण जी, इस लिस्ट में मेरा सवाल वही है जो मैं आपसे ऑफ स्क्रीन भी पूछ रहा था, ये बीजेपी की हड़बड़ी है या उसका मास्टर स्ट्रोक है, क्या लगता है? ये ना तो हड़बड़ी है ना मास्टर स्ट्रोक है पुनीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, उसका आत्मविश्वास है। ऐसा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के हमारी जो जानकारी है उसमें ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है और उससे पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान हो गया। कहा जाता जरूर रहा है, दोनों ही दल कहते रहे समय समय पर कि हम जो है तैयारी करने का वक्त मिले और प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा सके, जनता को भी एक बार अच्छी तरह से अपने प्रत्याशी के बारे में जानने का मौका मिले। बात एक ऐसी होती रही है, परंतु ऐसा पहली बार हुआ है जब वास्तव में बिना किसी चुनावी ऐलान के, चुनावी तारीखों के ऐलान के जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो इस तरह से देखें तो ये हम इसको मानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है। पुनीत जी, आपको लगता है इसमें कोई नाम ऐसे हैं, छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं, जो आपको चौंकाते हो? ऐसे कोई नाम हैं जिनको लेकर के पहले कोई कयास नहीं था? ऐसे नामों की जो है बड़ी फहरिस्त है, एक दो नाम नहीं है ऐसे ऑलमोस्ट सभी नाम है। जैसे छत्तीसगढ़ में 21 नामों का ऐलान हुआ है। 21 नामों में जैसे आपने भी बताया कि 10 रिजर्व सीट जो हैं एसटी के लिए उनकी घोषणा हुई, एक एससी के लिए घोषणा हुई, लेकिन इसमें 11 रिजर्व लोग हैं, 11 एसटी के उम्मीदवारों को उतारा गया है। एक सीट जनरल है प्रेमनगर, जहां से एसटी का प्रत्याशी पिछले 3 चुनावों से दोनों ही दल उतारते रहे हैं। इस तरह से देखें तो एसटी के 11 लोगों का यहाँ पर ऐलान किया गया है। इसमें एक और आप बात देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो 21 सीटें हैं उनमें जो कास्ट का इक्वेशन है वो भी बड़ा रोचक है कि इसमें साहुओं का डोमिनेंस देखा जा रहा है। यानी 21 में से 4 साहू प्रत्याशी उतारे गए हैं, 2 कुर्मी उतारे गए हैं, 1 राजवाड़े उतारा गया है, 1 देवांगन उतारे गए हैं, 8 यानी ओबीसी से आ जाते हैं, 1 एससी से स्वाभाविक रूप से है और 11 जो हैं एसटी के। सिर्फ एक व्यक्ति खैरागढ़ से विक्रांत सिंह जो सामान्य जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो चुनाव है इनकी छाया, अगर हम आम चुनाव यानी विधानसभा की जो अभी चुनाव होंगे महीने भर बाद, जो उसको अगर हम देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो इसकी जो छाया है, इसका जो प्रभाव है वो वहां तक जाता है कि 21 में से सिर्फ 1 सामान्य जाति के व्यक्ति को उतारा गया है। यानी कि पूरा जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है वो ओबीसी पर केंद्रित हो गया है। साथ ही साथ एसटी की रिजर्व सीट तो देनी ही होगी। लेकिन वरुण जी, उसी एक चेहरे पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसी एक चेहरे के ऊपर जब हमने डिबेट की थी तो कांग्रेस ने निशाना साधना शुरू कर दिया है कि वो जिस परिवार से आते हैं उसी परिवार से यकीन ना करने की तो कसम बीजेपी खाई दिखाई पड़ती है अब की बार, लेकिन उसी परिवार के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया। मैं आऊंगा आपके पास में, इसके ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश की लिस्ट है राहुल, इसका भी विश्लेषण बहुत जरूरी है। क्या बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ बीजेपी ने एक साथ कई संदेश दिए हैं, चाहे वो संदेश सिंधिया खेमे के लिए हो या फिर जिताऊ कैंडिडेट के सवाल का हो। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2023 के चुनावी समर के लिए बीजेपी ने आधिकारिक बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लीड बनाने की कोशिश की है। इन 39 उम्मीदवारों में 21 नए चेहरों को मौका मिला है, 16 पुराने चेहरों पर फिर भरोसा जताया गया है। 14 ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछली बार हार चुके हैं। इसके अलावा सिंधिया गुट से आए एंदल सिंह कंसाना को फिर मौका मिला है। 39 में से 8 एससी सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि 13 एसटी सीटें हैं। इसके अलावा 18 सामान्य सीटों पर भी कैंडिडेट उतार दिए गए हैं। बीजेपी उम्मीदवारों में 14 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता राजकुमार कर्राहे को
लांजी से बीजेपी ने टिकट दिया है। साथ ही कमलनाथ की गढ़ छिंदवाड़ा के पास पांडुरना से 15 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए प्रकाश उइके को पार्टी ने टिकट दिया है। ये जो पुनः मुझे टिकट मिला है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मैं हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के निश्चित है कि इस विधानसभा को हम ऐतिहासिक मतों से हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को पुराने भोपाल से उम्मीदवार बनाया है और हम ये चुनाव बहुत दमदारी के साथ लड़ने वाले हैं। इस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पार्टी ने मुझे मौका दिया, पहली सूची में नाम दिया और काम करने के लिए बहुत सारा समय दिया। इसका हम उपयोग करके चुनाव जीतेंगे, पार्टी को ये सीट लाके देंगे। इधर बीडी शर्मा ने सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है और 2023 में जीत का दावा किया है। आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिए हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। सियासी रणनीतिकार इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से 3 महीने पहले 39 कैंडिडेट घोषित कर बीजेपी ने चुनाव अभियान में लीड बना ली है, जिसका लाभ पार्टी को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैसा आप कह भी रहे थे कि लीड बना ली है। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से, भोपाल से जुड़े हैं। विवेक, जो चुनाव का पीक आवर होता है जब कैंडिडेट का ऐलान होता है, अब छत्तीसगढ़ में अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे वरुण सखा जी कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, कि तारीख के ऐलान से पहले ही। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं कि पीक आवर में इलेक्शन में पहले क्यों झोंक दिया गया? क्या इसके पीछे तैयारी है? क्या आप देखते हैं? ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, ये सबसे बड़ी बीजेपी की एक तरह से कह सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा है कि चुनाव को 3 महीने पहले चुनाव के जो है प्रत्याशियों का ऐलान करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और बीजेपी अमूमन ऐसा नहीं करती है। बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि नामांकन भरने की जो तारीख होती है उस दिन तक वो प्रत्याशी, अंतिम तारीख तक वो प्रत्याशी घोषित करती है। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने ये नया प्रयोग किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी ने हारी हुई सीटें हैं, यानी जिनको आकांक्षी सीटों का नाम दिया है बीजेपी ने, और उस पर कई दिनों से बीजेपी वर्किंग कर रही थी और इन सीटों पर बीजेपी ने कई स्तर के सर्वे कराए थे। उन सर्वे के रिपोर्ट के बाद और कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें मंथन के बाद बीजेपी ने, हमारे पास जो खबर है कि लगभग 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है तय कर लिए, जिसमें से 39 प्रत्याशियों के नामों का आज ऐलान कर दिया है। इसके पीछे की एक रणनीति बीजेपी की ये है कि जो प्रत्याशी घोषित किए गए उनको एक भरपूर समय उन सीटों पर मिलेगा, क्योंकि कई सीटें ऐसी है जो बीजेपी पिछले 2018 के चुनाव में हारी है, कुछ सीटें ऐसी है जो बीजेपी कभी नहीं जीती है, और कुछ सीटें ऐसी है जो लगातार 4-5 बार से बीजेपी हार रही है। तो इन सीटों पर एक रणनीति के तहत हम कह सकते हैं कि ये वो सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये सीटें इतनी जल्दी डिक्लेयर करने के बाद में कुछ अचीव होता है तो पार्टी का भलाई होगा, इससे नफा ही होगा। लेकिन जो सर्वे जिनकी बात आप कर रहे हैं उसकी झलक देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 तरह के आरोप हैं। एक कहा जा रहा है सब कुछ तो वहीं से तय हो रहा है या केंद्रीय सर्वे के आधार पर ही हो रहा है, स्थानीय नेताओं का रायशुमारी इसमें नहीं है, जबकि बात की जा रही थी कि उनकी राय का भी असर होगा। कितना सच है? देखिए, रायशुमारी को लेकर पिछले दिनों जब अमित शाह की बैठक भोपाल में हुई थी तब कहा गया था कि कई स्तर की रायशुमारी भी होगी और रायशुमारी के बाद प्रत्याशियों के पैनल बनेंगे, पैनल बन के वो प्रदेश चुनाव समिति और उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति। पहली बार ऐसा हुआ है कि बगैर प्रदेश चुनाव समिति के जो है केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों का ऐलान कर दिया। अक्सर बीजेपी में ये होता है कि प्रदेश चुनाव समिति नामों पर मंथन करती है, उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस बार। यानी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश को लेकर कितना संजीदा है और कितना मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण मानता है, वो इस बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात को इन नामों पर, एक नामों पर 2 दौर की मीटिंग कल दिल्ली में हुई है और उसके बाद इन नामों पर ये महत्व, मैं फिर आपको टोक रहा हूं, ये महत्व है या पार्टी की चिंता है? क्योंकि 3 टर्म के बाद में पिछली बार सत्ता में लौट नहीं पा रही थी, जो 2020 का एपिसोड है वो भी प्रदेश ने देखा है। तो इसे आप चिंता से जोड़ेंगे या आप खालिस बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहेंगे?
देखिए बीजेपी की रणनीति तो है ही, लेकिन चिंता बिल्कुल है, क्योंकि पिछली बार कुछ सीटों के कारण जो है ये चुनाव बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। और इस बार जिस तरह जो बीजेपी ने ये रणनीति के तहत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है समय से पूर्व चुनाव के, ये कहीं न कहीं बीजेपी की चिंता और रणनीति दोनों का हिस्सा है। लेकिन मैं एक तथ्य इसमें बता दूं कि 11 ऐसे प्रत्याशी, ये 39 प्रत्याशियों में 11 ऐसे प्रत्याशी है जो पहली बार चुनाव मैदान में आ रहे हैं। मतलब बीजेपी जो कह रही थी कि हम नए लोगों को मौका देंगे, वो यहाँ पर झलक दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर न्यूज रूम से हमारे साथ वरुण सखा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ पे आऊंगा, मध्य प्रदेश को लेकर जैसा विवेक बता रहे हैं। वरुण जी, आपको क्या लगता है, यहां भी वही कमोबेश इल्जाम है कि एक तरफ प्रदेश प्रभारी कुछ और बात कहते हैं, वो कहते हैं भाई अभी तो आप पेटियां लगाएंगे, सुझाव लेंगे, दूसरी तरफ रायशुमारी होगी, अचानक से धाएं से लिस्ट आ जाती। कांग्रेस कहती है यहाँ किसी पर विश्वास है ही नहीं, जो दो लोग कहें वही सही। उसका इम्पैक्ट क्या देखेंगे आप प्रदेश में? नहीं, पहली चीज तो ये है कि सुझाव पेटियां जो लगाई जा रही है वो घोषणा पत्र की लगाई जा रही हैं, तो वो उनका प्रत्याशियों के ऐलान से, चयन से लेना देना कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन प्रक्रिया में उनको पहले रखा गया था वरुण जी, उनको ये कहा गया था कि पहले ये प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, और जो सर्वे हुए हैं उस पर भी उंगलियां उठा रही कांग्रेस। जब जितनी भी डिबेट्स हम कर रहे हैं उन सब में वो कह रही है इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, जो हो गया वहां अचानक से हो गया। नहीं, एक स्ट्रेटजी के तहत चीज़ें हुई हैं। आप अगर देखेंगे पूरे एक साल के घटनाक्रम को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जुलाई में लगभग सारी समितियों की घोषणा कर दी थी, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, और उनको काम पे लगा दिया था। पैरेलली मई के महीने से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय एजेंसियां सर्वे दे रही थी। ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें स्थानीय नेताओं की कोई रायशुमारी नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से कोई भी राजनीतिक दल हो, ये पॉसिबल नहीं होता कि आप स्थानीय उसको ना लें। सबसे बड़े हाइलाइट्स आपको क्या लगे वरुण जी इसके सबसे बड़े टेकअवे में 5 टेकअवे लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे आईबीसी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली जो 5 टेकअवे इसके हमने निकाले हैं। सबसे पहली चीज तो छत्तीसगढ़ में ये क्लैरिटी है कि बीजेपी ने एक संदेश अपने लोगों को देने की कोशिश की है कि नो पैराट्रूपर्स अलाउड, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा या ऐसा व्यक्ति नहीं उतारा जाएगा जो कहीं से अचानक से आएगा और कूद जाएगा। इनमें जब हम प्रोफाइल जब इनकी पूरी जो है छानबीन कर रहे थे तो 21 उम्मीदवारों में से लगभग 15-16 लोग ऐसे हैं जो या तो जनपद पंचायत के सदस्य रहे हैं, जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं, सरपंच रहे हैं, नगरीय निकाय की चुनावी जो इकाइयां होती हैं उनमें कोई ना कोई पदाधिकारी रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देने की यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने इसके माध्यम से कोशिश की। मतलब जमीनी जो कार्यकर्ता हैं उनको तरजीह दी गई है, भले ही आप उन्हें छोटे चुनाव में जीते हुए कैंडिडेट कहें, लेकिन आप इन्हें खारिज नहीं कर सकते, पार्टी के खालिसी कार्यकर्ता हैं। ये विश्लेषण हमारा लगातार जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल जो आप दोनों ने हमको बताया उसके लिए हम आप दोनों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे पास में दिन भर की बहुत सी ऐसी खबरें राहुल जिनको जानना समझना बहुत आवश्यक है, जरूरी।